नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षाएं अर्थात वनडे एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी हेल्पफुल होती है। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी वीडियो या यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो साथियों अदर स्टेट के भी कोई भी एग्ज़ाम हो जो भी कंपटीशन से रिलेटेड होते हैं साथियों, उस एग्ज़ाम को लेकर अगर देखा जाए तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ये होती है। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने का काम करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ साथियों सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं, पढ़ते हैं। हम लोगों के द्वारा एनालिसिस भी किया जाता है कि इस समय एग्जामिनर एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन को पूछ रहा है साथियों, उस चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद तब फिर आपको यह क्लास करंट अफेयर की काफ़ी मेहनत के बाद प्रोवाइड की जाती है। ठीक साथियों, क्वेश्चनों को सेलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत की जाती है साथियों, ये आप समझिए। तो इस वजह से सारी क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। क्लास साथियों, अगर आपका कोई डाउट रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भी कमेंट किया करिए। आपके डाउट को भी दूर करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक साथियों, जिसमें आपके डाउट को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक साथियों, तो इस तरीके से आपकी ये क्लास होती है डेली सुबह साथियों लगभग 9 बजे के आसपास आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड की जाती है। दूसरी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि आपके अपने ही आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए, यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए अर्थात जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, या तो अदर स्टेट के भी जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं साथियों, उसके लिए भी वर्तमान में 3-4 क्लासें प्रत्येक दिन दी जाती हैं। एक क्लास साथियों सुबह 10 बजे के नियर अबाउट आप लोगों को बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास दी जाती है। दूसरी क्लास साथियों आप लोगों को दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास दी जाती है। और तीसरी क्लास आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पार्ट एक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन ज्योग्राफी, ये क्लास आप लोगों को भी हमारी द्वारा दी जाती है। ठीक साथियों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं देना आप लोगों को आवश्यक समझा। साथ ही साथ साथियों क्लास आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए और अपने हाथ से लिखी हुई स्वयं की नोट्स भी प्रिपेयर किया करिए, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिले, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, तो साथियों आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज के दिन साथियों जो भी कल परसों के करंट अफेयर रहे हैं या और जो पहले के करंट अफेयर थे साथियों जो छूट गए हैं, उस करंट अफेयर को हम लोग आज की क्लास में अपने करने का काम करेंगे। ज़्यादातर इसके क्लास में यह किया जाता है साथियों कि आज के दिन, जैसे आज 5 तारीख है, तो 4 तारीख के जो भी करंट अफेयर हैं उस करंट अफेयर को हम लोग कर लिया करते हैं। या तो पिछले कुछ करंट अफेयर होते हैं साथियों जो बाद में अपडेट होते हैं, जानकारी बाद में अपडेट की जाती है, तो 1, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख जो भी होते हैं उनके भी करंट अफेयर यहाँ पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर जो है जो क्वेश्चन लगता है कि ये एग्जामिनर पुटअप कर सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ सेलेक्ट किया जाता है, सभी क्वेश्चनों को लिए को नहीं, क्योंकि ऐसे तो तमाम जानकारियाँ होती हैं। तो साथियों आज के हम लोगों की सबसे पहली जानकारी है, अगर बात करें है कि पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कौन से माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम आपको अगर दें तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को, कब? 1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में साथियों, कहाँ? 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजना अर्थात लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास इन्होंने किया है। ये 6 राज्यों की अगर बात करें साथियों, तो ये 6 राज्यों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा, अगरतला त्रिपुरा, और साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 जनवरी 2021 को लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। कौन कौन? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, गुजरात के राजकोट शहर में, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में, झारखंड के रांची शहर में, त्रिपुरा के अगरतला शहर में, और अंतिम और साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है अर्थात शिलान्यास किया है। साथियों इस परियोजना के निर्माण की बात करें तो इस परियोजना का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत किया जाएगा। याद रखिएगा, इस परियोजना का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के माध्यम से, ये जो साथियों ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है इसे हम शॉर्ट में GHTC भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? GHTC, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। इसके द्वारा साथियों इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कौन से? लाइट हाउस प्रोजेक्ट परियोजना का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को तैयार किया जा रहा है। किसके द्वारा साथियों? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के पूर्ण रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की संकल्पना करता है। साथियों इस कार्यक्रम के तहत सभी 6 शहरों में 12 महीनों में संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के साथ 1000 से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा। ये साथियों ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया जो है इसमें बताया गया कि सभी 6 शहरों में 12 महीनों में, सभी 6 शहरों में 12 महीनों में 1000 घर, कितने? 1000 अर्थात 1000 घर तैयार करने की बात इसके अंतर्गत किया जा रहा है। कितने घर साथियों? 1000 घर इसके अंतर्गत तैयार किए जाने की बात कही जा रही है। ठीक, किसके? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया जो कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है। सभी 6 शहरों में साथियों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड के रांची में, त्रिपुरा के अगरतला में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। ये साथियों हमारी
पहली जानकारी थी आज की नई जानकारी। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया है। अगली जानकारी केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने साथियों आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को कितने 10 जनवरी 2021 तक बढ़ाने की बात कही गई है। साथियों केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-21 के लिए आयकर रिटर्न अर्थात जिसे ITR भी कहते हैं दाखिल करने की समय सीमा को और आगे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया। साथियों इससे पहले यह समय सीमा की बात करें तो 31 दिसंबर 2020 ही निर्धारित की गई थी। इससे पहले साथियों जब ये डेट आगे नहीं बढ़ाई गई थी तो इससे पहले डेट 31 दिसंबर 2020 तक ही यह लास्ट डेट हुआ करती थी, जिसे एक्सटेंड करके साथियों 10 जनवरी 2021 तक कर दिया गया। इस साथियों समय सीमा का उन लोगों के लिए बढ़ाया गया है के लिए जिनके खातों की ऑडिट होना आवश्यक नहीं है और जो आमतौर पर ITR 1 या ITR 4 फॉर्म के जरिए अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं। टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा का यह साथियों तीसरा विस्तार है। यह साथियों तीसरा विस्तार है। इससे पहले जो इसका पहला विस्तार हुआ करता था वो 31 जुलाई से 30 नवंबर तक 31 जुलाई 30 नवंबर तक साथियों सबसे पहले हुआ करता था। फिर जब 31 जुलाई से 30 नवंबर की डेट साथियों को फिर से एक्सटेंड किया गया, इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया। इसके बाद साथियों इसके बाद फिर से इस डेट को आगे बढ़ाया गया अर्थात एक्सटेंड किया गया, जिसे अब 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है। इसमें साथियों और अगर हम एक्स्ट्रा जानकारी की बात करें तो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं, तो अगर बात करें केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री की बात करें साथियों तो निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं। कौन? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं। और साथियों केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री की बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री की बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर ये राज्य मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर साथियों ये राज्य मंत्री हैं किसके? केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री। और केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री साथियों निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो ADB ने अर्थात एशियाई विकास बैंक ने साथियों HP में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ADB ने साथियों अर्थात एशियाई विकास बैंक ने HP के बागवानी का हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए ADB अर्थात एशियाई विकास बैंक
ADB ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। एशियाई विकास बैंक ने साथियों हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कितने 10 मिलियन के ऋण के साथियों ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने का काम किया है। साथियों इस समझौते का उद्देश्य एक आगामी परियोजना के तहत वित्त पायलटिंग गतिविधियों और डिजाइनिंग और क्षमता निर्माण में मदद करना, जिसका उद्देश्य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ाना है। साथियों PRF परियोजना विस्तृत डिजाइनिंग गतिविधियों, राज्य स्तरीय एजेंसियों की क्षमता निर्माण और राज्य में उप बागवानी केंद्र के लिए सक्षम वातावरण बनाने के माध्यम से परियोजना तत्परता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्यों का समर्थन करेगी। ठीक साथियों, अग्रिम कार्यों का क्या करेगी? समर्थन करेगी। साथियों PRF परियोजना का उद्देश्य अगर बात करें तो नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों और विपणन प्रणालियों के पूर्व परीक्षण के साथ कार्यान्वयन तत्परता सुनिश्चित करना है, ताकि आगामी परियोजना लागत प्रभावी हो और कृषि लाभप्रद को बढ़ाने के लिए समय पर पूरा किया जा सके। PRF द्वारा साथियों डिजाइन की जाने वाली आगामी परियोजना राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में फलों और सब्जियों की खेती सहित उष्णकटिबंधीय बागवानी के विकास का समर्थन करेगी, जो वर्तमान में 12 मासी जल स्रोतों, जंगली जानवरों के अतिक्रमण और उच्च मूल्य वाले बाजारों तक सीमित पहुंच के साथ पिछड़ रही है। ठीक साथियों, ये होगी इस परियोजना के अंतर्गत जो बागवानी के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, उसकी यह खास बात रही है। साथियों अब अगर हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्थात CM की बात करें साथियों, चीफ मिनिस्टर की, तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हिमाचल प्रदेश के ही साथियों अगर राज्यपाल की बात करें अर्थात गवर्नर की, बंडारू दत्तात्रेय साथियों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर क्या हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक साथियों, ये संबंधित जानकारी थी। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछेगा कि एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कितने मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? कितने मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करेगा। साथियों अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी है कि असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB ने $231 मिलियन का ऋण दिया है। अगली जानकारी है, सारी जानकारी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक, अगली जानकारी है कि असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए
असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक ने $231 मिलियन का ऋण दिया है। $231 मिलियन का ऋण दिया। असम में साथियों बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक ने साथियों $231 मिलियन के ऋण को प्रदान किया है। ठीक साथियों, एशियाई विकास बैंक ने साथियों असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण पे हस्ताक्षर किया है। किसके साथ साथियों? भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण पे हस्ताक्षर किया। यह साथियों असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए दी गई तीसरी किस्त ऋण है। ये साथियों तीसरी बार किस्त दिया गया है, जिसे साथियों जुलाई 2014 में एडीबी बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था। असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत यह बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए साथियों जो एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण पे हस्ताक्षर किया था, जो कि यह तीसरी किस्त दिया है। तो साथियों यह क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत साथियों असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत साथियों बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक ने केंद्र सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण को प्रदान किया है। यह साथियों तीसरी किस्त दी गई है। याद रखिएगा, ये जो $231 मिलियन दिया गया साथियों, यह इसकी तीसरी किस्त है। कौन सी? इसकी तीसरी किस्त है। इससे पहले भी 2 किस्त प्रदान किया जा चुका है। इसके लिए साथियों जुलाई 2014 में MOU साइन किया गया था। किसके साथ? एडीबी एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के साथ जुलाई 2014 में इसे मंजूरी प्रदान किया गया था। साथियों इस परियोजना के तहत 120 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत साथियों जो बिजली उत्पादन क्षमता के लिए यह ऋण दिया गया है साथियों, इस योजना के अंतर्गत कौन सी योजना? पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत साथियों 120 मेगावाट के पन बिजली 120 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। 120 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा। यह कार्यक्रम साथियों असम के ऊर्जा सेवा और वितरण प्रणाली क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है, ताकि सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली सेवा की उत्पादन उपलब्धता में सुधार किया जा सके। बिजली उपलब्धता की सुविधा को साथियों सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली सेवा की उपलब्धता में सुधार किया जा सके। अब साथियों असम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो असम राज्य के साथियों अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। असम के साथियों अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद मुख्यमंत्री अर्थात सीएम साथियों चीफ मिनिस्टर, तो सर्बानंद सोनोवाल साथियों असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
और अगर राज्यपाल की बात करें, असम राज्य के अगर राज्यपाल की बात करें साथियों, तो प्रोफेसर जगदीश मुखी असम राज्य के राज्यपाल हैं। राज्यपाल अर्थात गवर्नर की बात करें तो प्रोफेसर जगदीश मुखी, साथियों क्या हैं, असम राज्य के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य के मुख्यमंत्री। अगली जानकारी है साथियों, अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी है कि उमेश सिन्हा को साथियों उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उमेश सिन्हा को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये अगली जानकारी। अगली जानकारी है उमेश सिन्हा को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उमेश सिन्हा को उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने का काम किया गया है। ठीक साथियों, भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये साथियों 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साथियों सिन्हा वर्तमान में चुनाव आयोग के महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। उमेश सिन्हा की बात करें साथियों तो ये 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। 1986 बैच के IAS अधिकारी जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं साथियों। 1986 बैच के IAS अधिकारी सेवानिवृत्त हैं। और ये साथियों अगर वर्तमान में बात करें तो चुनाव आयोग के महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। और वर्तमान में चुनाव आयोग के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। मनोज सिन्हा जी साथियों 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं जो कि सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में चुनाव आयोग के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें साथियों अब उप चुनाव आयुक्त के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग का उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा जी को बनाया गया है। और साथियों इसमें बात करें तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 दिसंबर 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर उप चुनाव आयुक्त के रूप में सिन्हा की पुनः नियुक्ति की अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दिया है। ठीक साथियों 31 दिसंबर 2020 को साथियों इन्हें मंजूरी मिली है कि इन्हें 6 महीने के लिए साथियों इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। साथियों इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 30 जून 2021 को समाप्त होगा। उमेश सिन्हा का साथियों अगर कार्यकाल की बात करें, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अभी हाल ही में उमेश सिन्हा को जिन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग का उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है, इनका कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है, तो 6 महीने आपको जवाब देना होगा। ठीक साथियों 6 महीने कार्यकाल साथियों इनका 30 जून 2021 तक के लिए इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है।
इनका कार्यकाल साथियों समाप्त होगा 30 जून 2021 को। साथ ही साथियों सिन्हा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दे पर गठित एक समिति का हिस्सा भी रहे हैं। चुनाव आयोग में साथियों चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के प्रसार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दे पर एक समिति गठित की गई थी साथियों। उस समिति का भी हिस्सा उमेश सिन्हा जी रहे हैं। उस समिति का भी साथियों हिस्सा उमेश सिन्हा जी रहे हैं। अब साथियों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, ये तो उप चुनाव आयुक्त तो हो गए, कौन? उमेश सिन्हा जी, जिन्हें 6 महीने के लिए साथियों नियुक्त किया गया है। अब अगर हम भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुनील अरोड़ा भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों कौन है? सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और साथियों चुनाव आयुक्त के गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को। कब गठन किया गया साथियों? 25 जनवरी 1950 को मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन किया गया। और इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त के मुख्यालय की बात करें साथियों तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली में है। मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय न्यू दिल्ली नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय है। उमेश सिन्हा जी को भारतीय निर्वाचन आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो कि 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि सेवानिवृत्त हैं। वर्तमान में साथियों चुनाव आयोग के महासचिव के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके कार्यकाल को 30 जून 2021 तक के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब अगली जानकारी दी गई कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ? जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे अगली जानकारी बात करें साथियों तो सोमा मंडल ने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। सोमा मंडल ने साथियों सेल सेल अर्थात जिसे हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी कहते हैं। सेल का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी कहते हैं। इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपने पदभार को ग्रहण किया है। अगली जानकारी लिखिएगा। सोमा मंडल ने सेल SAIL के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है या कार्यभार संभाला है। सोमा मंडल, क्या नाम है साथियों? सोमा मंडल जी ने सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपने पदभार को संभाला है। इन्हें ये साथियों सोमा मंडल 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इनके पदभार की बात करें साथियों तो 1 जनवरी 2021 को
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में अपने पदभार को संभाला है। साथियों 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में साथियों इन्होंने अपने पदभार को संभालने का काम किया है। कौन? सोमा मंडल जी। साथियों वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख है। इससे पहले साथियों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पहली महिला सोमा मंडल जी हैं, जो कि अध्यक्ष के रूप में अपने पदभार को ग्रहण किया है। साथियों इनकी अगर बात करें कि सोमा मंडल से पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन थे, तो अनिल कुमार चौधरी जी, जो कि 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। ये साथियों सोमा मंडल जी की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2020 को अनिल चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद साथियों सोमा मंडल जी ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अर्थात इससे पहले सोमा मंडल से पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में सेवा अनिल चौधरी जी दे रहे थे। कौन? अनिल चौधरी जी इससे पहले इसके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा को दे रहे थे। ये साथियों 2017 में बतौर निदेशक अर्थात वाणिज्यिक के रूप में सेल में ज्वाइन किया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है साथियों अर्थात सेल जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, इसमें 2017 में ये बतौर निदेशक अर्थात वाणिज्यिक के निदेशक के रूप में इन्होंने अपने पदभार को ग्रहण किया था। ठीक साथियों, आगे अगर हम बात करें साथियों तो सेल की स्थापना अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथियों अगर हम स्थापना की बात करें तो 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई। और साथियों इसके अगर मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली अर्थात न्यू दिल्ली में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, सोमा मंडल जी ने इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपने पदभार को ग्रहण किया है। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो मैंने कल आपको थोड़ी सी जानकारी दिया था कि सुनील शर्मा ने रेलवे के नए चेयर के रूप में साथियों और सीईओ के रूप में अपने पदभार को ग्रहण किया है। सुनील शर्मा जी ने साथियों रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पदभार को ग्रहण किया है। ये साथियों अगर बात करें तो इन्हें कैबिनेट ने साथियों 1 जनवरी 2021 को मंजूरी के बाद अपने पदभार को ग्रहण करने की बात कही। 1 जनवरी 2021 को ये अपने पद को ग्रहण कर लिए। कौन से पद को? रेलवे के नए साथियों अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पदभार को ग्रहण कर लिया। और इससे पहले साथियों किससे? सुनील शर्मा से पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी थे। कौन थे? विनोद कुमार यादव जी इससे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे साथियों, जो कि पुनर्गठन बोर्ड के पहले सीईओ भी थे। ये साथियों विनोद कुमार यादव
जब बोर्ड का साथियों पुनर्गठन किया गया तो इसके पहले बोर्ड का साथियों पुनर्गठन किया गया तो इसके पहले CEO विनोद कुमार यादव जी ही थे, जिनका साथियों विस्तारित 1 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था। सुनील शर्मा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले ईस्टर्न रेलवे में बतौर महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। रेलवे बोर्ड के अगर गठन की बात किया जाए साथियों तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? रेलवे बोर्ड का मुख्यालय भी साथियों नई दिल्ली में है। अगली जानकारी साथियों है इम्पोर्टेंट, UNDP और PCMC ने पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता किया है। अगली जानकारी है इम्पोर्टेंट जानकारी, UNDP और PCMC, UNDP और PCMC ने पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड सोशल मिस्टेक हो रहा है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता किया। समझौता किया क्या किया साथियों? UNDP और PCMC ने पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, कौन से? पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता करने का काम किया है। ठीक साथियों, पुणे के पिपरी चिचड़ाव नगर निगम ने हाल ही में, पुणे का साथियों पिपरी चिचवाड़ नगर निगम ने हाल ही में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड अर्थात SIB के साथ सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP का मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में साथियों PCMC के साथ सोशल पहले इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता किया है। ठीक साथियों, यह साथियों पहला ऐसा मौका है जब कोई सरकारी निकाय किसी ब्रांड के आउटकम फंडर के रूप में कार्य करेगा, जबकि परंपरागत रूप से ज़्यादातर सरकारी वित्त पोषित सार्वजनिक परिणामों की पर्याप्त अवधि के साथ सरकार द्वारा बड़े और शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है और जिसमें कई तरह के जोखिम भी शामिल होते हैं, सोशल इम्पैक्ट ब्रांड को पे फॉर सेक्शन ब्रांड या पे फॉर सक्सेस फाइनेंस भी कहा जाता है। जो साथियों सोशल ब्रांड, ये जो सोशल इम्पैक्ट ब्रांड है साथियों, इसे पे फॉर सक्सेस ब्रांड क्या कहा जाता है? पे फॉर सक्सेस ब्रांड, पे फॉर सक्सेस ब्रांड साथियों, या तो फिर अगर बात करें ब्रांड या तो पे फॉर सक्सेस फाइनेंस भी कहा जाता है। पे फॉर सक्सेस फाइनेंस, पे फॉर सक्सेस फाइनेंस भी इसे कहा जाता है। किसी सोशल इम्पैक्ट ब्रांड को पे फॉर सक्सेस ब्रांड या पे फॉर सक्सेस फाइनेंस भी कहे जाने का काम किया जाता है। जो कि साथियों सोशल ब्रांड मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है, जहां पर बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है। साथियों यह ब्रांड अगर बात करें तो परिणाम आधारित अनुबंध का एक रूप है और इसका उद्देश्य नागरिकों की एक विशिष्ट समूह के लिए सामाजिक परिणामों में सुधार करना होता है। यदि पूर्व निर्धारित परियोजना लक्ष्य पूरा हो जाता है तो PCMC ब्रांड प्रशासन ब्रांड से जुड़ी एक लोक कल्याणकारी परियोजना की लागत वहन करेगा। साथ ही UNDP के मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में मतलब
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यूएनडीपी के अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में साथियों यूएनडीपी का मुख्यालय है। और साथियों इसके अगर हेड की बात करें, यूएनडीपी के अगर हेड की बात करें साथियों तो अचीम स्टेनर इसके हेड हैं। कौन? अचीम स्टेनर। यूएनडीपी के हेड की अगर बात करें तो अचीम स्टेनर इसके हेड हैं, अचीम स्टेनर। और यूएनडीपी की अगर स्थापना की बात करें साथियों तो 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को, कब? 22 नवंबर 1965 को साथियों यूएनडीपी की स्थापना किया गया। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को किया गया। इसके साथियों हेड की अगर बात करें तो अचीम स्टेनर इसके हेड हैं और मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक साथियों, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम होता है। अगली जानकारी है साथियों कि इटली के अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने अपनी साथियों वाहन मास्टर क्लास नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इटली के अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने अपनी वाहन मास्टर क्लास नामक पुस्तक का विमोचन किया है। देखिएगा ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि बुक से रिलेटेड है। इटली के अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने अपनी पुस्तक वाहन मास्टर क्लास नामक पुस्तक का विमोचन किया। इटली के रहने वाले हैं साथियों, कहाँ के? इटली के रहने वाले हैं जिनका नाम है अल्फ्रेडो कोवेल्ली। अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने साथियों अपनी पुस्तक वाहन मास्टर क्लास, कौन सी? वाहन मास्टर क्लास नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक साथियों बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक वाहन मास्टर क्लास लॉन्च किया गया। यह पुस्तक साथियों किसके लिए है? ये पुस्तक जो वाहन मास्टर क्लास पुस्तक है साथियों, यह पुस्तक बच्चों और युवाओं पर आधारित पुस्तक है। बच्चों और युवाओं अर्थात यूथ के लिए साथियों यह पुस्तक है। बच्चों और युवाओं पर आधारित यह पुस्तक है। साथियों इस पुस्तकों को स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र और प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक के साथियों प्रकाशन की बात करें, कौन सी? वाहन मास्टर क्लास पुस्तक के अगर प्रकाशन की बात करें तो स्कोलास्टिक इंडिया से इसका प्रकाशन करवाया गया है। कौन से पुस्तक? वाहन मास्टर नामक पुस्तक का प्रकाशन साथियों स्कोलास्टिक इंडिया के द्वारा किया गया है। ठीक साथियों, सचित्र अर्थात चित्र के साथ इसका प्रकाशन किया गया है। और साथियों अल्फ्रेडो की भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि है। अल्फ्रेडो की किसमें? भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि है, जिसमें साथियों उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया है। जो भारतीय संस्कृति है साथियों, भारतीय संस्कृति है और भारत की जो पौराणिक कथा है, इससे काफ़ी प्रभावित होकर इटली के लेखक अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने
क्या किया कि भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित हुए और उसी पे साथियों आधारित यह पुस्तक है। ठीक, अगली जानकारी है साथियों कि DRDO ने 1 जनवरी 2021 को 63वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगली जानकारी है कि DRDO ने अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO ने साथियों 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया, अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। साल 1958 में DRDO की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने के लिए केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी साथियों। DRDO की अगर स्थापना की बात किया जाए 10 प्रयोगशालाओं के साथ, किसके 10 प्रयोगशालाओं के साथ शोध कार्य, किसे रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने के लिए 10 प्रयोगशालाओं के साथ के साथ 10 प्रयोगशालाओं के साथ 1958 में स्थापना की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर साथियों बात करें तो उस समय इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने और विकसित करने के काम को सौंपा गया था। उस समय जब 1958 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों, तो उस दौरान इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने के लिए विकसित किए जाने का कार्य सौंपा गया था। अब साथियों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन विभाग के साथियों सचिव और अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी इसके क्या हैं, अध्यक्ष और सचिव हैं। DRDO का मुख्यालय जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली अर्थात न्यू दिल्ली में। और स्थापना की बात मैंने बता दिया कि शुरुआत में जब इसकी स्थापना 1958 में की गई थी उस समय इसकी 10 प्रयोगशालाएँ थी। स्थापना 1958 में 10 प्रयोगशालाओं के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को स्थापित किया गया था या स्थापना इसकी की गई थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी है कि महान संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का निधन हो गया। महान संगीत निर्देशक, अगली जानकारी है महान संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का निधन हो गया। याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर के अभी हाल ही में ऐसे कौन से महान संगीत निर्देशक हैं जिनका निधन हो गया। ठीक साथियों, प्रसिद्ध साथियों उड़िया संगीतकार हैं। महान संगीतकार शांतनु महापात्रा की बात करें तो ये कौन से साथियों उड़िया संगीतकार हैं? कौन से उड़िया संगीतकार हैं? उड़िया संगीतकार हैं साथियों शांतनु महापात्रा जी। साथियों यह लता मंगेशकर, मन्ना डे, MD रफ़ी जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले पहले उड़िया संगीतकार होने के साथ साथ हिंदी, बंगाली, असमिया और तेलुगु फिल्म उद्योगों में भी काम करने वाले पहले संगीतकार हैं। अगर इनकी बात करें साथियों शांतनु महापात्रा की बात करें तो ये हिंदी, बंगाली, असमिया, हिंदी, बंगाली,
असमिया, हिंदी, बंगाली, असमिया और तेलुगु फिल्म उद्योगों में भी काम किए हैं और तेलुगु में भी इन्होंने काम करने का काम किया साथियों। साथ ही साथ महापात्रा ने अपने साथियों 3 दशक लंबे करियर के दौरान सैकड़ों ओडिया फिल्म गानों और यात्रा अर्थात ओपेरा शो के लिए संगीत को तैयार करने का काम किया। किसने? सैकड़ों साथियों, सैकड़ों ओडिया फिल्मों के गानों को तो इन्होंने तैयार किया। ओडिशा साथियों खनन निगम के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए महापात्रा। महापात्रा साथियों किसके? ओडिशा खनन निगम के निदेशक के रूप से के पद से क्या हुए हैं? ये सेवानिवृत्त हुए हैं। शांतनु महापात्रा जी ओडिशा खनन निगम, ओडिशा खनन निगम के निदेशक के रूप से, ओडिशा खनन निगम के निदेशक भी रहे हैं साथियों, निदेशक भी रहे। शांतनु महापात्रा जी साथियों ओडिशा खनन निगम के निदेशक भी रहे हैं। आपसे एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि अभी हाल ही में महान संगीत निदेशक शांतनु महापात्रा का जिनका निधन हुआ है, वो एक महान संगीतकार के बाद और किस पद से के निदेशक रहे हैं? तो ओडिशा खनन निगम के निदेशक के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा दिया है। और साथियों अगर बात करें महापात्रा से निवृत्त हुए महापात्रा को ओडिशा संगीत में उनके योगदान के लिए ओडिशा फिल्म क्रिटिक अवार्ड सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांतनु महापात्रा की बात करें साथियों तो इन्हें ओडिशा क्रिटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड? ओडिशा क्रिटिक अवार्ड, ओडिशा फिल्म क्रिटिक अवार्ड, ओडिशा फिल्म क्रिटिक अवार्ड, ओडिशा फिल्म क्रिटिक अवार्ड से इन्हें क्या किया गया है साथियों? सम्मानित किया गया है। महान संगीतकार निदेशक शांतनु महापात्रा का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये साथियों हिंदी, बंगाली, असमिया और तेलुगु फिल्म उद्योगों में इन्होंने काम कर चुका है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो ये लता मंगेशकर, मन्ना डे और एमडी रफ़ी जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले पहले ओडिया संगीतकार का भी इन्हें साथियों श्रेय जाता है। ठीक, और ये साथियों महान संगीतकार के साथ साथ ओडिशा खनन निगम के निदेशक के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। ठीक, अगली जानकारी है साथियों IOSCO का नया एसोसिएट्स सदस्य बना है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। अगली जानकारी है IFSCA और IFSCA IOSCO का नया एसोसिएट्स सदस्य बना है। नया एसोसिएट्स सदस्य बना है। ठीक साथियों, IFSCA IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य बना है। सबसे पहले आप फुल फॉर्म जानिए कि IFSCA का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। इसका फुल फॉर्म क्या होगा साथियों? इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस
फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रीज अथॉरिटी RITY इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी अर्थात IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। और IOSCO की बात करें तो इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन। IOSCO की बात करें तो होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। कमीशंस इसका फुल फॉर्म होगा। सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए साथियों। IFSCA का फुल फॉर्म क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रीज अथॉरिटी। और IOSCO का फुल फॉर्म बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस। ठीक साथियों, इसका क्या है, इन दोनों लोगों ने साथियों ये जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन का एक नया एसोसिएट सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रीज अथॉरिटी। ठीक साथियों, सहयोगी सदस्य बना है। साथियों इसके अगर IOSCO के अगर मुख्यालय की बात करें तो स्पेन के मैड्रिड शहर में है। इसका साथियों अगर मुख्यालय की बात करें हेडक्वार्टर तो स्पेन के मैड्रिड शहर में, मैड्रिड स्पेन के मैड्रिड शहर में साथियों इसका हेडक्वार्टर है। और साथियों अगर IOSCO की बात करें तो यह दुनिया के प्रतिभूति नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है। और साथियों प्रतिभूति के क्षेत्र में एक वैश्विक मानक सेंटर भी यह बनाता है। क्या बनाता है? वैश्विक मानक सेंटर भी बनाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 में देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय साथियों गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इसके अगर मुख्यालय की बात करें इसके अगर मुख्यालय की बात करें साथियों, इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर शहर में है। गांधीनगर गुजरात में साथियों इसका मुख्यालय है। ठीक साथियों, इसकी स्थापना किसके लिए की गई थी? वित्त मंत्रालय के द्वारा साथियों अप्रैल 2020 में देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में किया गया था। ठीक साथियों, तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे साथियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने किया। सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। जिस तरीके से इस समय एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है
जिस तरीके के क्वेश्चन को एग्जामिनर इस समय ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से पूछता है साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट उसी के क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से मेहनत के साथ साथियों करने का काम करते हैं। बिल्कुल विस्तार के साथ, एक्सप्लेन के साथ, जितना एक्सप्लेन हो सकता है, जितना एक्सप्लेन संभव है उतने एक्सप्लेन के साथ हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी करिएगा। साथ ही साथ आप लोग आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, जो भी आप चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, प्रत्येक जगह क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक भी आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंचकर उनके करियर में भी अपनी भूमिका निभा सके। ठीक साथियों, और साथियों अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को भी दे सकते हैं। दूसरी जानकारी मैं आप लोगों को यह देना चाहूँगा कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों रेगुलर 3 क्लासें आप लोगों को दी जा रही हैं। कंबाइंड सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद क्लास दी जा रही है। एक्स्ट्रा आपको ना ही यूपी टेट के लिए क्लास करना है, ना सी टेट के लिए, ना सुपर टेट के लिए, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ डीपली क्लास दी जा रही है साथियों। थ्योरी की ज़बरदस्त क्लास चल रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे, जो कि एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास साथियों आप लोगों को बाल विकास की क्लास दी जाती है। दूसरी क्लास दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास दी जाती है, और तीसरी क्लास साथियों रात में 7 से 8 बजे के आसपास हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लास प्रत्येक दिन दी जाती है। ठीक साथियों, तो उन क्लासों को भी आप लोग देखना ना भूलें। पिछली क्लास अगर नहीं देखे हैं तो उन क्लासों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पिछली क्लासों को देख सकते हैं। ठीक साथियों, बाकी आप अपने हाथ से लिखी हुई स्वयं की अपन प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक साथियों, अपने नोटबुक में सारी चीज़ें लिखा करिए। उसके बाद आप लोग 2-5 मिनट ही टाइम निकाल के रिवीजन जरूर किया करिए। रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।